सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चैप्टर देखने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया के बारे में जो हमें दिखाई तो नहीं देती पर हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, आज बात होगी सूक्ष्म जीवों की और हम जानेंगे कि मानव कल्याण में इनकी भूमिका कितनी कमाल की है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। अच्छा, जैसे ही हम माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव शब्द सुनते हैं, दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर लोगों के मन में बीमारियां, कीटाणु, जर्म्स यही सब आता है ना? पर क्या सच में ये कहानी इतनी ही है? क्या ये छोटे छोटे जीव सिर्फ हमारे दुश्मन हैं? नहीं, आज हम इसी सोच को बदलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे यही नन्हे जीव असल में हमारे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले सूक्ष्म जीवों की अदृश्य दुनिया को समझेंगे। फिर देखेंगे घर में इनका क्या कमाल है, इंडस्ट्री में ये कितने बड़े महारथी हैं, पर्यावरण के लिए ये कैसे रक्षक हैं और खेती में इनकी क्या भूमिका है। और हाँ, आखिर में एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। देखिए, जब हम धरती पर जीवन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पेड़ पौधे और जानवर आते हैं। पर आपको जानकर शायद हैरानी हो कि इनके अलावा सूक्ष्म जीव ही हैं जो इस धरती के सबसे बड़े जैविक घटक हैं। ये सिर्फ बीमारी फैलाने वाले कीटाणु नहीं है, बल्कि हमारे पूरे इकोसिस्टम का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो सवाल उठता है कि ये माइक्रोब्स आखिर मिलते कहाँ हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है, हर जगह, लिटरली एवरीवेयर। ये सर्वव्यापी हैं, मिट्टी में, पानी में, हवा में, अरे हमारे शरीर के अंदर भी। और तो और ये ऐसी ऐसी जगहों पर भी मिल जाते हैं जहां हम सोच भी नहीं सकते, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते पानी के झरनों में, बर्फ की मोटी मोटी परतों के नीचे, या फिर बहुत ज्यादा एसिड वाले माहौल में भी। सच कहें तो ये प्रकृति के सबसे बड़े सर्वाइवर्स हैं। अब ये सूक्ष्म जीव होते कितने तरह के हैं? तो देखिए, इनकी दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें आते हैं बैक्टीरिया, फंगी यानी कवक, प्रोटोजोआ और वायरस। पर इनके अलावा भी कुछ और हैं, जैसे विरोइड्स और प्रायॉन्स। विरोइड्स और प्रायॉन्स भी संक्रामक एजेंट हैं। इस चैप्टर में हम इनमें से कई के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे लिए क्या क्या करते हैं। एक और सवाल, जब ये दिखते ही नहीं हैं तो इन पर स्टडी कैसे होती है? साइंटिस्ट्स इन्हें लैब में उगाते हैं। एक खास तरह का पोषक माध्यम होता है जिसे न्यूट्रिएंट मीडिया कहते हैं, उस पर इन्हें ग्रो किया जाता है। जब ये उस पर बढ़ते हैं तो अपनी कॉलोनियां बना लेते हैं, और ये कॉलोनियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं। और बस इसी तरीके से इनकी स्टडी करना मुमकिन हो पाता है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, और ये तो बहुत ही मजेदार है। हम देखेंगे कि हमारे अपने घरों में, खास तौर पर हमारी किचन में, ये छोटे छोटे जीव क्या जादू करते हैं। यकीन मानिए, हम रोजाना ही इनका या इनसे बनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, भले ही हमें पता ना हो। इसका सबसे बढ़िया और आम उदाहरण है दूध से दही का बनना। सोचिए, ये होता कैसे है? बहुत सिंपल प्रोसेस है। देखिए, हम क्या करते हैं, ताजे दूध में बस 1 चम्मच दही डालते हैं, जिसे जामन या स्टार्टर कहते हैं। अब उस 1 चम्मच दही में लाखों करोड़ों लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी LAB होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया दूध में जाकर फटाफट मल्टीप्लाई होते हैं और लैक्टिक एसिड बनाते हैं। यही एसिड दूध के प्रोटीन, जिसे केसीन कहते हैं, उसको जमा देता है और दूध गाढ़ा होकर दही बन जाता है ना कमाल? और पता है, दही सिर्फ टेस्टी ही नहीं है, ये दूध से ज्यादा फायदेमंद भी है। कैसे? पहली बात, ये दूध की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ा देता है। इसमें विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। और दूसरा, हमारे पेट के लिए भी ये बहुत अच्छा है। ये पेट में जाकर दूसरे नुकसानदेह माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है, तो डबल फायदा। किचन में माइक्रोब्स का जादू यहीं तक नहीं है। सोचिए डोसा और इडली के बारे में। उनका जो बैटर होता है वो रात भर में कैसे फूल जाता है? वो भी बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन की वजह से ही होता है। बैक्टीरिया CO2 गैस बनाते हैं, जिससे बैटर फूल जाता है। और ब्रेड भी तो ऐसे ही बनती है। वहां पर बेकर्स यीस्ट नाम का एक फंगस, जिसका साइंटिफिक नाम सैक्रोमाइसीस सेरेविसी है, काम करता है। वो भी CO2 बनाता है, जिससे ब्रेड एकदम सॉफ्ट और स्पंजी हो जाती है। और भी बहुत कुछ है। दुनिया भर में ऐसे कई ट्रेडिशनल ड्रिंक्स और फूड्स हैं जो फर्मेंटेशन से ही बनते हैं। जैसे साउथ इंडिया में टॉडी नाम का एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, जो ताड़ के रस को फर्मेंट करके बनाया जाता है।
सिर्फ यही नहीं, मछली, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स, इन सबको भी फर्मेंट करके अलग अलग तरह के खाने बनाए जाते हैं। और हाँ, चीज को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। ये तो बहुत पुराना फूड आइटम है जो माइक्रोब्स के बिना बन ही नहीं सकता। अलग अलग तरह की चीज का जो अलग अलग टेक्सचर और फ्लेवर होता है ना, वो सब अलग अलग माइक्रोब्स की वजह से ही है। जैसे स्विस चीज में जो बड़े बड़े छेद दिखते हैं, वो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मानी नाम का बैक्टीरिया बनाता है, जो बहुत सारी CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। और रॉकफो चीज, उसे एक खास तरह के फंगस से पकाया जाता है, जिससे उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। तो घर की रसोई से निकलकर अब चलते हैं बड़े स्केल पर, यानी इंडस्ट्रीज में। अब हम देखेंगे कि ये छोटे छोटे जीव इंडस्ट्री के कितने बड़े महारथी हैं। इंडस्ट्रीज में माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके बहुत सारी कीमती चीजें बनाई जाती हैं, जैसे बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स और बहुत सारे केमिकल्स। इंडस्ट्री में सबसे पहले बात करते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस की, और यहाँ भी हमारा वही पुराना दोस्त काम आता है, यीस्ट, यानी सैक्यूरोमाइसिस सेरेविसी। ब्रेड बनाने में इसे बेकर्स यीस्ट कहते हैं और यहाँ इसे ब्रूअर्स यीस्ट कहते हैं। काम वही है, फर्मेंटेशन करके इथेनॉल बनाना। अब देखिए, वाइन और बियर जैसे ड्रिंक्स बिना डिस्टिलेशन के बनते हैं, मतलब फर्मेंटेशन हुआ और ड्रिंक तैयार। लेकिन विस्की, ब्रांडी, रम जैसी ड्रिंक्स के लिए फर्मेंटेड लिक्विड का डिस्टिलेशन किया जाता है, जिससे उनमें अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाती है। अब आते हैं 20वीं सदी की एक ऐसी खोज पर जिसने मेडिकल साइंस की दुनिया ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक आखिर है क्या? ये केमिकल है जिसे कुछ माइक्रोब्स बनाते हैं, और ये दूसरे बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स को या तो मार देता है या उनकी ग्रोथ को रोक देता है। सच में ये क्रांति थी। और जो सबसे पहला एंटीबायोटिक था, पेनिसिलिन, उसकी खोज भी बड़े इत्तेफाक से हुई थी। कहानी है 1928 की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी लैब में काम कर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक पेट्री प्लेट पर एक फफूंद पेनिसिलिन नोटाटम उग गई थी और उसके आसपास बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पा रहे थे। बस यहीं से शुरुआत हुई। बाद में अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे ने साबित किया कि ये एक बहुत असरदार एंटीबायोटिक है, और इसी जबरदस्त खोज के लिए इन तीनों को 1945 में नोबेल प्राइज मिला। सोचिए, एंटीबायोटिक्स ने कितनी बड़ी बड़ी और खतरनाक बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद की है। प्लेग, काली खांसी, डिफ्थीरिया, कुष्ठ रोग, ये सब बीमारियां जो कभी लाइलाज मानी जाती थीं, उनका इलाज मुमकिन हो पाया। आज भी मेडिकल वर्ल्ड में एंटीबायोटिक्स एक बहुत बड़ा पिलर है। माइक्रोब सिर्फ दवाइयां ही नहीं बनाते, ये बहुत सारे जरूरी केमिकल्स और एसिड्स भी बनाते हैं। और हाँ, ये जो टेबल अब स्क्रीन पर है, ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लें। चलिए फटाफट देखते हैं। सिट्रिक एसिड बनाता है एस्पेजिलस नाइजर, जो एक फंगस है। एसिटिक एसिड बनाता है एसिटोबैक्टर एसिटी, एक बैक्टीरिया। ब्यूटेरिक एसिड के लिए है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, और लैक्टिक एसिड तो हमें पता ही है, लैक्टोबैसिलस से मिलता है। अब बात करते हैं कुछ कमाल के एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की। पहले देखते हैं कि ये हमारी रोज की जिंदगी में कहाँ काम आते हैं। डिटर्जेंट में जो लाइपेज होता है वो तेल के दाग हटाता है, और जो पैक्ड फ्रूट जूस हम पीते हैं वो इतना साफ कैसे होता है? वो पेक्टिनेज और प्रोटीएज की वजह से होता है। अब आते हैं मेडिकल यूज पर। स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया से मिलता है, ये एक क्लॉट बस्टर है, मतलब हार्ट अटैक के पेशेंट्स में खून के थक्के को घोलता है। फिर है साइक्लोस्पोरिन ए, जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम के फंगस से मिलता है। ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय इम्यून सिस्टम को दबाने का काम करता है। और आखिर में स्टेटिन्स, जो मोनास्कस पर्प्यूरियस यीस्ट से मिलते हैं। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सेक्शन की तरफ, और यहाँ हम माइक्रोब्स का एक बिल्कुल ही अलग रूप देखेंगे, पर्यावरण के रक्षक का। जी हाँ, ये हमारे फैलाए हुए कचरे को साफ करने और हमारे लिए एनर्जी बनाने का भी काम करते हैं। देखिए, शहरों से जो भी गंदा पानी निकलता है, जिसे हम सीवेज कहते हैं, उसे हम सीधे नदी नालों में नहीं डाल सकते। ये बहुत खतरनाक होगा। तो उसे पहले साफ किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, यानी STP में। और ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट माइक्रोब्स पर ही डिपेंड करता है। इसके मेनली 2 स्टेप्स होते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो एक फिजिकल प्रोसेस है, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को समझने के लिए पहले एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, BOD। BOD का फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये है क्या? सिंपल भाषा में, ये पानी में मौजूद ऑर्गेनिक कचरे को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया को जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो है। तो इसका सीधा सा फंडा है, पानी में जितना ज्यादा कचरा,
उतना ही ज्यादा बीओडी, मतलब हायर द बीओडी मोर पोल्यूटेड द वाटर। बस इतना याद रखना है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता क्या है? प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो पानी बचता है उसे बड़े बड़े एरेशन टैंक्स में डाला जाता है और उसमें हवा पंप की जाती है। इससे क्या होता है, एरोबिक माइक्रोब्स यानी जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए वो तेजी से ग्रो करते हैं और फ्लॉक्स बना लेते हैं। फ्लॉक्स क्या है? ये बैक्टीरिया और फंगी के गुच्छे हैं। अब ये फ्लॉक्स पानी में मौजूद सारा ऑर्गेनिक कचरा खा जाते हैं, जिससे पानी का बीओडी एकदम घट जाता है। फिर इन फ्लॉक्स को नीचे बैठने दिया जाता है और जो कीचड़ जैसा बनता है उसे कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। इसका थोड़ा सा हिस्सा तो वापस टैंक में डाल देते हैं स्टार्टर की तरह, और बाकी को भेज दिया जाता है एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। और अभी हमने बात की एनाएरोबिक डाइजेस्टर की, तो वहां क्या बनता है? वहां बनती है बायोगैस। बायोगैस, जैसा कि हम जानते हैं, एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ये मीथेन जैसी गैसों का मिक्सचर है जो माइक्रोब्स की एक्टिविटी से बनता है। ये एक बहुत ही साफ और सस्ता फ्यूल है, खासकर गांव के इलाकों के लिए। तो ये बायोगैस बनाता कौन है? ये काम करते हैं खास तरह के बैक्टीरिया, जिन्हें कहते हैं मीथेनोजेंस। ये एनाएरोबिक बैक्टीरिया हैं, मतलब इन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ये सेल्यूलोज पर जीते हैं और बदले में मीथेन, CO2 और हाइड्रोजन जैसी गैसें बनाते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बैक्टीरिया गाय भैंस जैसे जानवरों के पेट, जिसे रूमेन कहते हैं, वहां भी पाए जाते हैं। तभी तो उनके गोबर में ये होते हैं। बायोगैस प्लांट का काम करने का तरीका भी बहुत सीधा है। एक बड़ा सा कंक्रीट का टैंक होता है, उसमें गोबर और पानी का घोल, जिसे स्लरी कहते हैं, डाल दिया जाता है। अंदर मेथेनोजेंस अपना काम शुरू करते हैं और गैस बनाते हैं। गैस बनने से टैंक का ढक्कन ऊपर उठता है और पाइप से गैस घरों तक सप्लाई कर दी जाती है, और जो वेस्ट बचता है वो एक बेहतरीन खाद का काम करता है। तो देखिए, एनर्जी भी मिली और खाद भी। चलिए अब चलते हैं अपने 5वें सेक्शन पर और देखते हैं कि खेतीबाड़ी में ये माइक्रोब्स हमारे कितने काम आते हैं। आज के ज़माने में जब केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स से इतने नुकसान हो रहे हैं, तो माइक्रोब्स एक बहुत अच्छा और सस्टेनेबल ऑप्शन बनकर सामने आते हैं। अब फसलों को कीड़ों से बचाने के 2 मेन तरीके हैं। एक है केमिकल कंट्रोल, जिसमें जहरीले कीटनाशक इस्तेमाल होते हैं जो हमारे लिए और पर्यावरण दोनों के लिए नुकसानदेह हैं। और दूसरा तरीका है बायो कंट्रोल। इसमें हम बायोलॉजिकल तरीकों से, यानी दूसरे जीवों का इस्तेमाल करके कीड़ों और बीमारियों को कंट्रोल करते हैं। ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है और इससे नेचर का बैलेंस भी बना रहता है। बायो कंट्रोल के कुछ उदाहरण तो बहुत ही फेमस हैं, जैसे लेडी बर्ड बीटल एफिड्स को खाता है और ड्रैगन फ्लाई मच्छरों को। अब अगर माइक्रोब्स की बात करें तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस यानी बीटी, ये बैक्टीरिया तितली के कैटरपिलर को मारता है। ट्राइकोडर्मा नाम का फंगस है जो पौधों की जड़ों को बीमारियों से बचाता है। और बैक्यूलोवायरस तो और भी कमाल के हैं। ये सिर्फ खास तरह के कीड़ों को ही टारगेट करते हैं और बाकी किसी भी जानवर या पौधे के लिए बिल्कुल सेफ होते हैं। अब आते हैं बायो फर्टिलाइजर्स यानी जैव उर्वरकों पर। हम सब जानते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स ने मिट्टी को कितना खराब कर दिया है। इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है बायो फर्टिलाइजर्स। ये ऐसे जीव होते हैं जो मिट्टी के न्यूट्रिएंट क्वालिटी को नेचुरली बढ़ाते हैं। और ये कौन होते हैं? ये होते हैं बैक्टीरिया, फंगी और साइनोबैक्टीरिया। इनके टाइप्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। बैक्टीरिया में सबसे फेमस है राइजोबियम, जो दाल वाले पौधों की जड़ों में रहकर हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करता है। फिर है माइकोराइजा। ये एक तरह का फंगस है जो पौधों की जड़ों के साथ मिलकर रहता है और मिट्टी से फॉस्फोरस खींचकर पौधे को देता है। और फिर हैं साइनोबैक्टीरिया, जैसे एनाबीना और नॉस्टॉक। ये भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, खासकर धान के खेतों में। तो इसी के साथ हमने इस चैप्टर के सारे जरूरी टॉपिक्स को एक एक करके समझ लिया है। अब बारी है हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन की, एक क्विक रिवीजन। ये हिस्सा एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये जो टेबल अब हमारे सामने है, ये इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है। इसे एकदम अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में इससे डायरेक्ट सवाल आते हैं, खासकर मैच द कॉलम वाले। तो चलिए एक बार फटाफट दोहराते हैं। लैक्टोबैसिलस दही, सैकरोमाइसिस सेरेविसी ब्रेड और बियर, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मनाए स्विस चीज, पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेस यानी क्लॉटबस्टर, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए, मोनास्कस परप्यूरियस स्टेटिन्स, मीथेनोजेंस, बायोगैस, बैसिलस थुरिंजिएंसिस बायोकंट्रोल और राइजोबियम और ग्लोमस बायोफर्टिलाइजर। बस ये लिस्ट एकदम पक्की कर लेनी है।
तो हमने देखा कि माइक्रोब सिर्फ बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु नहीं हैं, बल्कि ये तो मानव कल्याण के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारे खाने से लेकर हमारी दवाइयों तक और हमारे पर्यावरण से लेकर हमारी खेती तक हर जगह ये एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो अंत में एक सवाल सबके लिए, एक बेहतर और सस्टेनेबल भविष्य के लिए हम अपने न दिखने वाले दोस्तों के साथ अपनी पार्टनरशिप को और कैसे मजबूत कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगली बार कुछ नया सीखने के लिए।